हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे मुंबई पुलिस में एक साथ 86 तबादलों के साथ कैसे गरमाई राजनीति, मनसुख मर्डर केस की जांच पर कैसे छिड़ी एटीएस बनाम एनआईए की जंग। और बैटल ऑफ बंगाल में आज रैलियों का सबसे बड़ा रेला पीएम की मेगा रैली के जवाब में ममता बनर्जी कर रही हैं तीन चुनावी सभाएं। 9 बजे की खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत के आरोपों के बीच अब तक के सबसे बड़े ट्रांसफर की खबर से। एंटीलिया केस और करोड़ों की वसूली मामले में सवालों के घेरे में खड़ी महाराष्ट्र सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 86 पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया है। मंगलवार को ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद से महाराष्ट्र सरकार में कई मोर्चों पर खलबली मची है। डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। अनिल देशमुख की सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई। इसी बीच 86 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक इन 86 अफसरों में से 65 पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट के 28 पुलिस इंस्पेक्टर, डिटेक्शन का काम करने वाले 16 एपीआई और अलग अलग थानों में 19 पुलिस सब इंस्पेक्टर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिन 86 अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं उनमें कई संवेदनशील मामलों की तफ्तीश में जुड़े थे। मिसाल के तौर पर रियाज काजी और प्रकाश ओहवाल, ये दोनों ही क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट पे काम करते थे। एंटीलिया केस में इन दोनों के नाम सचिन वाजे के साथ जुड़े हैं। इन्हें अब सीआईयू से हटा दिया गया है। सीआईयू में 3 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर खुद सचिन वाजे, रियाज काजी और प्रकाश ओहवाल हैं। सचिन वाजे नंबर 1 और रियाज काजी नंबर 2 और प्रकाश ओहवाल नंबर 3 पर है। इनके अलावा हवलदार युवराज शेलार जो सचिन वाजे का ड्राइवर था और 5वां कांस्टेबल शिवाजी देसले। इनमें प्रकाश ओहवाल को मालाबार हिल थाने में ट्रांसफर किया गया है तो रियाज काजी को आर्म्ड पुलिस फोर्स में भेजा गया है। एनआईए की लंबी पूछताछ में रियाज काजी पहले ही मान चुका है कि सचिन वाजे के ऑर्डर पर ही वो काम किया करता था। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासा किया उससे महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा है। केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाले फडणवीस अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला कैसे होता है, इसका एक सुराग तो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में दे दिया था। अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नए कच्चे चिट्ठे के साथ सामने आए हैं। आरोप है कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का, 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। देवेंद्र फडणवीस जो आरोप लगा रहे हैं उसकी डेट लाइन 6 महीने पहले की है और उनके पास इस दावे की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की हेड रश्मि शुक्ला ने ये जानकारी 6 महीने पहले ही दे दी थी। सबूतों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने इस पर एक्शन लेने की बजाय रैकेट का पर्दाफाश करने वाले को ही सजा दे दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने रश्मि शुक्ला का प्रमोशन रोककर उन्हें साइडलाइन कर दिया। कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगे। फडणवीस का आरोप है कि जिस पैमाने पर बाकायदा ठेका लेकर अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराई जाती थी उसका रैकेट सिर्फ खाकी ही नहीं, खादी तक भी फैला है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
ट्रांसफर पोस्टिंग के खुलासे से बैकफुट पर आई महाराष्ट्र सरकार, अब पलटवार की तैयारी में। उद्धव सरकार अब ये जांच करेगी कि पुलिस से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आखिर देवेंद्र फडणवीस तक कैसे पहुंचे। ये 2-4 हमारे सरकार में 2-4 अफसर है जो बीजेपी के पेरोल पे है। वो लोग ये सब ऐसे कागज देते हैं उनको लगाने, तो कागज में क्या होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के सोर्स को लेकर संजय राउत ने सीधे 4 अफसरों को कटघरे में खड़ा किया। इनमें एक पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट के हेड रश्मि शुक्ला भी हैं। शिवसेना इन्हें बीजेपी का एजेंट करार दे रही है, लेकिन ये सिर्फ पार्टी की राय है, सरकार की तैयारी कुछ और है। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी, पता लगाएगी कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट देवेंद्र फडणवीस के पास कैसे पहुंचे, पुलिस के किन अधिकारियों ने फडणवीस को जानकारी दी। इसके अलावा बड़ा सवाल फोन टैपिंग का भी है। सबूतों की सीक्रेट फाइल में जिस कॉल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये उन्होंने कहां से जुटाया। गैर कानूनी तरीके से कोई भी टैप फोन होता है वो गुनाह है, इसीलिए साइड पोस्टिंग दी गई। और जब साइड पोस्टिंग दी गई तो दिल्ली बुलाया गया। रश्मि शुक्ला हैबिचुअल नेताओं के भी फोन टैप करती थी, ये सच्चाई। पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी आक्रामक मूड में है। महाराष्ट्र में खुल रहे वसूली के पूरे खेले को बिना पूरी तरह खोले बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में अब 2 जांच एजेंसियां कोर्ट पहुंच गई हैं। ठाणे कोर्ट में एनआईए ने कहा है कि मामले की जांच सौंपे जाने के 3 दिन बाद भी मुंबई एटीएस ने उसे अब तक जांच से जुड़े दस्तावेज हैंडओवर नहीं किए हैं। एंटीलिया केस की जांच के दौरान मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिलने के बाद से ही मुंबई एटीएस हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनआईए ने जब सचिन वाजे को गिरफ्तार किया तो हिरेन केस भी इससे जुड़े होने के सबूत मिलने लगे, जिसके बाद मनसुख की हत्या की जांच भी एनआईए को सौंप दी गई। इस बात को 3 दिन गुजर गए और अब आरोप है कि एटीएस ने अभी तक केस से जुड़े कागजात एनआईए को नहीं सौंपे हैं। जो मेन कल्प्रिट है वहाँ तक पहुँच सकते, ये कॉन्फिडेंस हमारे एटीएस में निर्माण हुआ था और अच्छी तरह से उनका इन्वेस्टिगेशन चालू था। लेकिन कल शाम को केंद्र सरकार ने हमें बताया है कि एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन हाथ में लेने वाली है, हमारा इन्वेस्टिगेशन रोक दिया जाए। अब मुंबई एटीएस ने गुजरात से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ एक वॉल्वो कार जब्त की है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि मनसुख हिरेन की हत्या इसी कार में की गई थी। अभी इस कार की फॉरेंसिक जांच चल रही है, लेकिन केस एनआईए को सौंपे जाने के बावजूद एटीएस मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे को रिमांड में लेने की तैयारी में है। तपास अधिकारियांनी सचिन वाजे, बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वाजे शामिल था। उसके खिलाफ हमने तमाम सबूत जुटाए हैं। इस वक्त वो एनआईए की हिरासत में है। अशी परिस्थिती महाराष्ट्र एटीएस उसे अपने रिमांड पर लेने के लिए अदालत का रुख करेगी। माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण करून जाहिर है मनसुख मर्डर केस में एटीएस अपनी तफ्तीश से पीछे नहीं हटी है। इसे लेकर दोनों ही एजेंसियां कोर्ट में आमने सामने हैं। एनआईए और एटीएस की तकरार के बीच आज इस मामले में तीसरी एजेंसी सीबीआई की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर अडिग मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। मंगलवार को दायर की गई याचिका में परमबीर सिंह ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिका में परमबीर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने को भी चुनौती दी है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इसे बहाल करने की गुजारिश की है। याचिका में परमबीर सिंह की दोनों मांगों के निशाने पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ही है। अनिल देशमुख गृह मंत्री पद से हटेंगे या नपेंगे, इसे लेकर भी आज बड़ा फैसला हो सकता है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अहम बैठक है। बैटल ऑफ बंगाल में आज एक बार फिर पीएम मोदी बनाम सीएम ममता बनर्जी की जंग होने वाली है। पूर्वी मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली है तो ममता बनर्जी भी आज बांकुड़ा में 3 रैलियां करेंगी। भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र बनेगा। पहले चरण की वोटिंग से 72 घंटे पहले अमित शाह का ये कॉन्फिडेंस बताता है कि बंगाल की बाजी उन्हें अपने हाथ में आती दिख रही है और इसके पीछे एक बड़ी वजह पीएम मोदी के जनसभाओं में उमड़ने वाला जन सैलाब है। बंगाल की चुनावी दंगल में पीएम मोदी की आज चौथी मेगा रैली है तो ममता बनर्जी भी अब बैक टू बैक 3 रैलियां करेंगी और टीएमसी के लिए वोट मांगेंगी।
ममता बनर्जी बार बार लगातार अपनी हर रैली में बीजेपी को बाहरी बताकर निशाने पर ले रही हैं। उसी का जवाब अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ मेदिनीपुर के रोड शो में दिया। बंगाल के रण में इसी हुंकार के साथ आज पीएम मोदी उतरेंगे। पीएम मोदी की मेगा रैली पूर्वी मिदनापुर के कांथी में है। रैली में शुभेंदु अधिकारी परिवार की तरफ से ट्रिपल धमाका हो सकता है। शुभेंदु और उनके पिता शिशिर अधिकारी के बाद अब उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मेगा रैली के फौरन बाद ममता बनर्जी की तूफानी सभाएं शुरू होंगी। आज दीदी की तीनों रैलियां बांकुड़ा जिले में हैं। और दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाले बिल पर आज फिर राज्यसभा में हंगामे के आसार। लोकसभा में बिल पास हो चुका है और आज सुबह 10 बजे राज्यसभा में इस बिल पर बहस हो रही है। आपका नोटिस है, आपका नोटिस है, आपकी नोटिस है। लोकसभा के द्वारा सदन 15 मिनट। राज्यसभा में जैसे ही जीएनसीडीटी अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के लिए उपसभापति ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रस्ताव रखने को कहा, देखते ही देखते सदन का माहौल बिगड़ गया। आज फिर इस बिल पर बहस होनी और हंगामे के पूरे आसार हैं। मोशन मूव करें। चेयरमैन साहब, विथ योर परमिशन, I raise to move that the bill be amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha है आपका नोटिस है taken into consideration। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने बिल के विरोध में नोटिस दिया है, तो उपसभापति ने कहा कि प्रस्ताव पेश होने दे, उसके बाद नोटिस पर विचार होगा। लेकिन संजय सिंह अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब नोटिस पेंडिंग है तो चर्चा कैसे शुरू हो सकती है। इस पे आपकी नोटिस है माननीय संजय जी, ये मोशन मूव होने पर फिर आपके उस पे प्लीज माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज माननीय एलओपी वो है वेलकम संजय जी, आप नोटिस है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन हंगामा नहीं रुका। खड़गे ने जीएनसीटी बिल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अधिकार छीनने का बिल है। थैंक यू। और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का बिल है। आप इसमें संविधान का बहस करके मानिए लोग, आप जानते हैं, तो मैं आप जानते हैं, इसीलिए इसको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार बनाना चाहते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उनका नौकर करने दीजिए। काइंडली बिल को प्लीज। जीएनसीडीटी बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, लेकिन अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे राज्यसभा में पास कराने की है, क्योंकि इस बिल पर आम आदमी पार्टी को दूसरी विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है। बिहार असेंबली से लोकतंत्र को ऐसी शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिन पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक बिल को लेकर सदन के अंदर ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस को अंदर आना पड़ा और विधायकों को घसीट कर सदन से बाहर रखना पड़ा। देखिए किस तरीके से एक निर्वाचित विधायक के साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया है और पुलिस और लोकल गुंडे घुसाए गए हैं। आज अरे भैया जान बचा दो पप्पा। हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं और ये हंगामा बरसा है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल पर। मंगलवार को जैसे ही असेंबली में बिल पेश हुआ, सदन में हंगामा शुरू हो गया। विरोधी दलों के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़े तो असेंबली के अंदर पुलिस को बुलाना पड़ा। पटना के डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन कुछ विधायकों ने अफसरों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने विधायकों को घसीट कर विधानसभा से बाहर निकालना शुरू कर दिया। हंगामा सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं हुआ, विधानसभा के बाहर भी पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के साथ सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पर अड़े थे। पुलिस ने मंजूरी नहीं दी तो आरजेडी कार्यकर्ता जबरदस्ती करने लगे। आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नाराज विधायक अब आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर डीएम और एसएसपी ने गुंडागर्दी करवाई है। इस बार जान मरवा देंगे पप्पा। हम लोग बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ खड़ा है भैया। ये जाति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। इतिहास की पहली घटना है। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है,
नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने चीफ मिनिस्टर पर हमला बोला तो नीतीश कुमार ने हंगामे के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट के जो पीटने का काम किया गया। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। यहाँ पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? पिछले चौथे टर्म में हम यहाँ काम देख रहे हैं और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना के केस में बड़ा जंप आया है। लेकिन कोरोना के इस बढ़ते केस के बीच अच्छी खबर यह है कि 1 अप्रैल से अब 45 से ऊपर साल के हर शख्स को वैक्सीन लगेगी। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना हर दिन नई रफ्तार पकड़ रहा है और सरकार वायरस पर लगाम लगाने के लिए हर तरह के उपाय कर रही है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना केस में बड़ा जंप आया है। बढ़ते केस को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए अब नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इस दिन से वैक्सीनेशन का चौथा फेज भी शुरू होगा, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने का मौका दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को 28,699 केस सामने आए तो दिल्ली में 1101 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में मंगलवार को 132 लोगों की जान गई तो दिल्ली में 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर जोर दिया गया है। जिन राज्यों में RT-PCR टेस्ट का आंकड़ा कम है, वहां आंकड़ा 70% या उससे अधिक ले जाएं। जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाए। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाए। इस बीच पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मचा है। पंजाब के 401 सैंपल में से 81% में यूके का नया स्ट्रेन मिला है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। 9 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लाउड स्पीकर से क्यों परेशान है उत्तर प्रदेश के मंत्री। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।